नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अफसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 29वीं वीडियो है और इस वीडियो के सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, पल्लव मल्ल उपाधि थी। तो पल्लव मल्ल उपाधि जो है नंद बर्मन द्वितीय की थी, जो कि एक पल्लव शासक था नंद बर्मन द्वितीय, वह उसकी उपाधि थी पल्लव मल्ल। और पल्लव मल्ल नंद बर्मन द्वितीय जो है 731 से लेकर 800 ईस्वी तक उसने अपना राज्य किया था। 731 से 800 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा है। और एक पल्लव शासक था परमेश्वर वर्मन सेकंड का समय है 728 से लेकर 730-31 ईस्वी तक माना जाता है। और उसके जब 731 ईस्वी में परमेश्वर वर्मन की मृत्यु हो गई थी, तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। पल्लव वंश में उस समय कोई उसका सही उत्तराधिकारी नहीं था। तो वहां के जनता ने, पल्लव जनता और वहां के मंत्रियों ने उसके उत्तराधिकारी के अभाव में जो है, जो पल्लव वंश का संस्थापक था, कौन था? सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु के भाई का नाम था भीम बर्मन। सिंह विष्णु के भाई का नाम था भीम बर्मन। तो भीम बर्मन श्रृंखला का एक जो राजकुमार था, 12 वर्षीय राजकुमार था, उसको शासक बनाया गया था, जो कि भीम बर्मन की छठी पीढ़ी का राजकुमार था। तो उसको शासक बनाया गया, जिसको हम भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में नंद बर्मन द्वितीय के नाम से जानते हैं। और जब यह सिंहासन पर बैठा तो 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है इसको अपना शत्रु मानते हुए, सहज शत्रु मानते हुए कांची पर अधिकार कर लिया था। और बाद में जो है कांची पर अधिकार जो है दंत दुर्ग ने भी किया था, राष्ट्रकूट शासक दंत दुर्ग ने किया था। और बाद में जो है दंत दुर्ग और नंद बर्मन में जो है एक संधि हो गई थी। दंत दुर्ग ने अपनी पुत्री का विवाह जो है, पुत्री का नाम था रेवा, दंत दुर्ग की पुत्री का नाम था रेवा, तो उसका विवाह इसने नंद बर्मन द्वितीय से कर दिया था। और नंद बर्मन द्वितीय 21 वर्षों तक दंत दुर्ग के दरबार में वह रहा। और नंद बर्मन द्वितीय का एक संबंधित प्रश्न का आता है कि बाद में इसने जब कांची पर अपना पुनः अधिकार कर लिया तो उसके उपलक्ष्य में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंद बर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंद बर्मन द्वितीय ने किस मंदिर के अनुक्रमण पर कराया था? तो कैलाशनाथ मंदिर के अनुकरण पर बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराया गया था। और एक अभिलेख है कसाकुड अभिलेख, किससे संबंधित है? कसाकुड अभिलेख किससे संबंधित है? तो कसाकुड अभिलेख नंद बर्मन द्वितीय से संबंधित है। और इसका एक संत था, वैष्णव संत था, उसका नाम था तिरुमंगई। वैष्णव संत तिरुमंगई किस पल्लव शासक के समकालीन थे? तो वैष्णव संत तिरुमंगई जो नंद बर्मन द्वितीय के समकालीन थे।
और तिरुमंगई के द्वारा जो है जो गीत लिखे गए थे वह बैकुंठ पेरुमाल मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण कराए गए हैं। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर क्या है? विकल्प डी नंदिवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी का रैवतक अभिलेख किस क्षेत्र से मिला है? तो इसको रैवतक अभिलेख है, यह कुषाणों से संबंधित है और यह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। जो हमारा रैवतक अभिलेख है वह अफगानिस्तान के एक प्रांत बघलान, तो अफगानिस्तान के बघलान से प्राप्त हुआ है और वहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है काफिर का किला। काफिर, ये भी प्रश्न पूछा गया है, काफिर का किला संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? यह अफगानिस्तान से है। तो काफिर का किला एक पहाड़ी है और वहीं पे जो है रैवतक अभिलेख वहीं से प्राप्त किया गया है। इसकी खोज की गई थी 1993 ईस्वी में। रैवतक अभिलेख की खोज कब की गई थी? 1993 ईस्वी में की गई थी। रैवतक अभिलेख की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है बैक्ट्रियन। इसकी भाषा है बैक्ट्रियन। रैवतक अभिलेख की भाषा क्या है? बैक्ट्रियन। लिपि क्या है? रैवतक अभिलेख की लिपि क्या है? तो लिपि इसकी है यूनानी। इसकी लिपि कुल कितनी पंक्तियां प्राप्त हुई हैं? रैवतक अभिलेख में कुल कितनी पंक्तियां प्राप्त हुई? तो कुल 23 पंक्तियां प्राप्त हुई हैं। और इसका सबसे पहला जो है रैवतक अभिलेख का संपादन और अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता। तो रैवतक अभिलेख का सबसे पहला अनुवाद और संपादन जो है निकोलस सिमस विलियम्स, नोट कर लीजिएगा, निकोलस सिमस विलियम्स और जियो क्रियू के द्वारा करवाया गया था। और कुषाण वंशावली का साक्ष्य देने वाला या कुषाण वंशावली के संबंध में सूचना देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कुषाण वंशावली के संबंध में सूचना देने वाला प्रथम अभिलेख रैवतक अभिलेख है। किस अभिलेख में, कुषाण वंश के किस अभिलेख में कनिष्क को सम्राटों का सम्राट कहा गया? कनिष्क को सम्राटों का सम्राट, तो सम्राटों का सम्राट कनिष्क को किसमें कहा गया है? रैवतक अभिलेख में कहा गया। देवपुत्र की उपाधि कनिष्क को किसमें दी गई है? वो भी रैवतक अभिलेख में दी गई है। और इसमें बताया गया है, किसमें? रैवतक अभिलेख में बताया गया है कि कनिष्क एक महान शासक था, वह एक महान धर्मपरायण शासक था और उसने जो है अपना राज्य किससे प्राप्त किया था? तो नाना से प्राप्त किया था। नाना जो है एक देवी का नाम था, नाना से प्राप्त किया था। इसी अभिलेख में जो है सफर नामक उसके अधिकारी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, सफर नामक अधिकारी का उल्लेख, कनिष्क के सफर नामक अधिकारी का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आपका रैवतक अभिलेख से प्राप्त होता। तो सफर नामक अधिकारी को उसने एक देवकुल लगाने का, सफर से उसने देवकुल लगाने के लिए कहा था। और एक कुषाण शासक है विमोटिक्टा नामक कुषाण शासक की भी चर्चा इस अभिलेख में की गई है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी मैंने आपसे चर्चा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो है वर्धन वंश की शासकों के नाम है, वर्धन वंशी शासकों के नाम है, नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो इसमें सबसे पहले किस वर्धन शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की सबसे पहले उपाधि जो है वर्धन शासक प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। इन्होंने, प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की भी उपाधि सबसे पहले धारण की थी। और मतलब महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला प्रथम वर्धन शासक कौन था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला प्रथम वर्धन शासक
प्रभाकर वर्धन था। पुष्यभूति वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश के सार्वभौमिक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसको मिलता है, या पुष्यभूति वंश के सार्वभौम स्वतंत्र सत्ता का प्रथम संस्थापक कौन था, तो भी प्रभाकर वर्धन था। और इसके प्रभाकर वर्धन की उपलब्धियों की चर्चा जो है आपके बाणभट्ट के हर्षचरित्र से भी प्राप्त होती है। तो जो प्रभाकर वर्धन की उपलब्धियां हर्षचरित्र में वर्णित हैं उसमें प्रतापशील नाम से इसकी उपलब्धियां वर्णित है, प्रतापशील नाम से इसकी उपलब्धियों की चर्चा की गई है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी, जैसे है हूण हरिण केसरी, हूण हरिण केसरी, हूण हरिण केसरी किसकी उपाधि थी, प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी। सिंधुराज जरो, सिंधुराज जरो, सिंधुराज जरो किसकी उपाधि थी, प्रभाकर वर्मन की उपाधि थी। गुर्जर प्रजागर, गुर्जर प्रजागर किसकी उपाधि थी, गुर्जर प्रजागर किसकी उपाधि थी, प्रभाकर वर्धन की थी। लाट पाटो पाटचरो, लाट पाटो पाटचरो, लाट पाटो पाटचरो किसकी उपाधि थे, यह भी प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी। और मालव लता लक्ष्मी परशु, मालव लता, मालव लता लक्ष्मी परशु किस शासक की उपाधि थी, यह भी प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी। हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैनी में हिरण्य गर्भदान अभिषेक संपन्न कराया था। उज्जैनी में हिरण्य गर्भदान अभिषेक जो है आपके राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग के द्वारा संपन्न कराया गया था। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। जब दंतदुर्ग ने उज्जैनी पर अपना अधिकार किया था तो अधिकार करने के पश्चात उसने उज्जैनी में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ का संपादन कराया था, जिसमें प्रतिहार शासक का नाम था नाग, उस समय था नागभट्ट प्रथम था। उस समय कौन था, नागभट्ट प्रथम। तो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने द्वारपाल का काम किया था, द्वारपाल का काम किया था। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिरण्यगर्भदान यज्ञ का आयोजन किसने किया था, दंतदुर्ग ने किया था। दंतदुर्ग ने हिरण्यगर्भदान यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था, तो उज्जैनी में किया था। किस विजय के पश्चात किया था, तो उसने परमार विजय के पश्चात किया था। परमार गुर्जर प्रतिहारों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कराया था। गुर्जर प्रतिहार शासक उस समय कौन था, नागभट्ट प्रथम। किस प्रतिहार शासक ने दंतदुर्ग के द्वारा जो उज्जैनी में हिरण्य गर्भदान यज्ञ का आयोजन किया गया उसमें प्रतिहार का काम किया था, तो नागभट्ट प्रथम। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता मान्यखेट के, इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, राष्ट्रकूटों की मान्यखेट। तो मान्यखेट के राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता या वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वह भी दंतदुर्ग को माना जाता है। और तो दंतदुर्ग ने जो है अपना प्रारंभिक जीवन जो है, प्रारंभिक सैनिक उपलब्धियां अपना जो है उसने चालुक्य शासक विक्रमादित्य के दरबार से शुरू किया था। चालुक्य शासक विक्रमादित्य के शासन से प्रारंभ किया था। और एक प्रश्न आता है, एलोरा का दशावतार मंदिर, एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसको द्वारा कराया गया था, दंतदुर्ग के द्वारा कराया गया था। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, दंतदुर्ग। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में हूण हरिण केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयोग किया था, अभी ऊपर चर्चा हुई है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में हूण हरिण केसरी की उपाधि प्रभाकर वर्धन के लिए प्रयोग किया था। विकल्प हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है,
खालिमपुर लेख निम्नलिखित में से किसके शौर्य का विवरण देता है? तो खालिमपुर अभिलेख जो है वह पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। धर्मपाल जो है पाल वंश के संस्थापक गोपाल, पाल वंश का शासक संस्थापक कौन था? गोपाल था। और पहला ऐसा शासक था जिसका चुनाव जो है जनता ने प्रत्यक्ष रूप से किया था। जनता के द्वारा जो है या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया शासक कौन था? गोपाल था। और गोपाल का पुत्र था धर्मपाल। तो गोपाल की मृत्यु के पश्चात 770 ईस्वी में धर्मपाल जो पाल वंश के सिंहासन पर बैठा था। इसका शासन काल है 770 से लेकर 810 ईस्वी। कब से? 770 से 810 ईस्वी। और खालिमपुर अभिलेख में जो है खालिमपुर अभिलेख में इससे संबंधित इसकी उपलब्धियों की चर्चा की गई है। और खालिमपुर अभिलेख में बताया गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा, मत्स्य न्याय जिस मतलब अराजकता से, मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए सामान्य जनता ने गोपाल को शासक निर्वाचित किया था। यह भी पूछा जाता है कि इसका विवरण कहाँ से मिलता है? तो खालिमपुर अभिलेख से मिलता है। और खालिमपुर अभिलेख में धर्मपाल को सभी धर्मों का आदर करने वाला कहा गया, सभी धर्मों का आदर करने वाला कहा गया है। कभी कभी धर्मपाल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गोपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो धर्मपाल था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस पाल शासक के समय में हुई? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत धर्मपाल के समय में हुई, धर्मपाल से हुई। तो ये भी हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में बेसिकली तीन राजवंशों के शासकों ने जो है कन्नौज पर अधिकार के लिए आपस में संघर्ष किया था। उसमें से आपका हो गया, पहला हो गया पाल वंश, दूसरा है प्रतिहार वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों राजवंशों ने क्या किया था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में संघर्ष किया था। और अंतिम रूप से सफलता प्रतिहारों को प्राप्त हुई थी, अंतिम रूप से सफलता प्रतिहारों को प्राप्त हुई थी। और जैसे है गुर्जर, अगर पूछा जाए कि तीनों राजवंशों में किसके समय में, जैसे है गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? तो वत्सराज था। फिर पाल शासक धर्मपाल था। इनके समय में त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ तो उसकी शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम, इन तीनों के समय में ही त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी, जिसका विवरण जो है राधनपुर और संजन ताम्रपत्र अभिलेख में प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ पे चूंकि धर्मपाल से संबंधित है, धर्मपाल के संबंध में जो प्रश्न और कुछ पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता है कि सोढल एक विद्वान है, सोढल ने अपने ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा, उसके रचना का नाम है अवंती सुंदरी कथा। तो सोढल ने अपने ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा में किस पाल शासक को उत्तरापथ का स्वामी कहा है? उत्तरापथ स्वामी किसकी उपाधि थी? धर्मपाल की उपाधि थी। किसने दिया है? सोढल ने। किस ग्रंथ में? अवंती सुंदरी कथा में। और एक लेख नालंदा अभिलेख, नालंदा अभिलेख में जो धर्मपाल को परम भट्टारक परमेश्वर और महाराज, परम भट्टारक परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। इसकी कुछ चर्चित उपाधियां थीं, जैसे है तो आपका विक्रमशील किसकी उपाधि थी? विक्रमशील किस पाल शासक की उपाधि थी? तो विक्रमशील धर्मपाल की उपाधि थी। निर्वाण नारायण, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। निर्वाण नारायण किस पाल शासक की उपाधि थी? तो निर्वाण नारायण धर्मपाल की उपाधि थी। एक काफी महत्वपूर्ण है राजत्रयाधिपति किस पाल शासक की उपाधि थी या किसकी उपाधि थी? तो राजत्रयाधिपति अगर देखा जाए तो यह पाल शासक
धर्मपाल की उपाधि थी, जिसका अर्थ होता तीन राजाओं का स्वामी, तीन राजाओं का स्वामी, तीन राजाओं का स्वामी, राजत्रयाधिपति। लेकिन राजत्रयाधिपति की उपाधि जो है कुछ और शासकों की थी, जैसे कलचुर वंश का शासक था, कलचुर वंश का शासक था जिसका नाम था लक्ष्मीकर्ण, लक्ष्मीकर्ण। तो लक्ष्मीकर्ण की भी उपाधि थी राजत्रयाधिपति। और राष्ट्रकूट करें, वो गाहड़वाल शासक था, गाहड़वाल वंश का शासक था, गाहड़वाल शासक गोविंद चंद्र। तो गोविंद चंद्र की उपाधि भी थी राजत्रयाधिपति। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि या किनकी उपाधि राजत्रयाधिपति थी? तो तीन लोगों का। अगर पाल शासक पूछा जाएगा तो धर्मपाल, कलचुर शासक पूछा जाएगा तो लक्ष्मीकर्ण, और गाहड़वाल शासक पूछा जाएगा तो गोविंद चंद्र गाहड़वाल। प्रश्न आता है कि परम सौगात किसकी उपाधि थी? परम सौगात किसकी उपाधि थी? तो परम सौगात भी धर्मपाल की उपाधि थी। साथ ही साथ जो विक्रमशिला का संस्थापक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक, सोमपुरी बिहार का संस्थापक, उदंतपुरी का संस्थापक, ये सबका जो संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान मन नारायण मंदिर के निर्वाह हेतु किसने 4 ग्रामों का दान दिया था, या किस पाल शासक ने दिया था? तो धर्मपाल ने ही दिया था। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, धर्मपाल। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? तो अशोक, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में जो है सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था तुषास्प, जो कि यवन था। तो यवन तुषास्प था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। तुषास्प का उल्लेख जो जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त हुआ है। और आपका सौराष्ट्र जो है गुजरात के गिरनार में स्थित है, यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूना काफी महत्वपूर्ण है, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख में जो है 4 शासकों के नाम की चर्चा की गई है। इसमें जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा है, ठीक है। और उसके बाद अशोक की चर्चा है, फिर रुद्रदामन की चर्चा है, और गुप्त शासक स्कंदगुप्त की चर्चा है। और ये सभी जो है सुदर्शन बांध से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख में जो है सुदर्शन बांध की चर्चा की गई है कि उसका निर्माण किसने करवाया था, या उसमें जो है विविध समय में उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था। तो जूनागढ़ अभिलेख में कुल 4 शासकों का उल्लेख मुख्य रूप से मिलता है। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है अशोक के 14 प्रज्ञापनों की श्रृंखला कहाँ पे मिलती है? अशोक के 14 प्रज्ञापनों की श्रृंखला जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। स्कंदगुप्त का लेख, यहाँ से स्कंदगुप्त के भी 2 लेख प्राप्त हुए हैं। स्कंदगुप्त के 2 लेख प्राप्त, रुद्रदामन का 1 लेख प्राप्त हुआ। प्रश्न आता है जूनागढ़ अभिलेख की खोज किसने किया था? तो जूनागढ़ अभिलेख के जो खोजकर्ता हैं जेम्स प्रिंसेप हैं। कब इन्होंने खोज किया था? 1832 ईस्वी में किया था। और जूनागढ़ अभिलेख का समय पूछा जाता है परीक्षाओं में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया था। तो 150 ईस्वी जूनागढ़ अभिलेख का समय क्या है? 150 ईस्वी है। पूछा जाता है किसने इसका प्रकाशन कराया था, किसने प्रकाशित कराया था जूनागढ़ अभिलेख को? तो कीलहार्न का नाम आता है। जूनागढ़ अभिलेख को प्रकाशित करने वाले विद्वान कौन थे? कीलहार्न थे। कुल कितनी पंक्तियां प्राप्त हुई? तो कुल 20 पंक्तियां जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुई हैं। जूनागढ़ अभिलेख की भाषा, मतलब किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। काफी महत्वपूर्ण है ये संस्कृत भाषा। लिपि क्या है इसकी? तो लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है।
और शैली, शैली है चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब गद्य पद्य मिश्रित शैली को चंपू शैली के नाम से जानते हैं। और संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में 6 प्रकार को करों की चर्चा की गई है? तो जूनागढ़ अभिलेख में 6 प्रकार के करों की चर्चा की गई है, जिसमें से 3 कर आपके तो मुख्य हैं, भाग, बलि और शुल्क। भाग, बलि और शुल्क। इसके अतिरिक्त बिष्टि, कर और प्रणय। बिष्टि, कर एवं प्रणय। ठीक है, बिष्ट मतलब बेगार होता है, प्रणय एक आपातकालीन कर होता है, और सभी तो प्राचीन कर थे। और बिष्टि का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पे हुआ? तो भी बिष्टि का सबसे पहला उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में हुआ। तो प्रश्नगत हमारा उत्तर है विकल्प सी तुषास्प। अगला प्रश्न है, राजतरंगड़ी कश्मीर की रानियों में किसका उल्लेख नहीं करती? तो राजतरंगड़ी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल्हड़कृत एक रचना है जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसमें कुल 8 तरंगे हैं और इसमें जो है कुल 3 रानियों की चर्चा मुख्य रूप से मिलती है, रानी दिद्दा की, रानी सुगंधा की और यशोमती की। सूर्यमती का उल्लेख नहीं मिलता। विकल्प हमारा सही आंसर। राजतरंगी में गोनंद वंश की रानी, ये जो यशोमती है गोनंद वंश की थी। किस वंश की थी? गोनंद वंश की थी। और सुगंधा जो है उत्पल वंश की थी। सुगंधा उत्पल वंश की रानी थी। और दिद्दा लोहार वंश की रानी थी। लोहार वंश की रानी थी। तो प्रश्नगत हमारा उत्तर विकल्प ए सूर्यमती है। हमारा अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रकूट राजा राजाओं ने उत्तर भारत का अभियान किया था? तो अभी ऊपर हमने जब पाल शासक धर्मपाल के संबंध में चर्चा की तो कुछ शासकों के नाम पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे देखना है कि प्रश्न है, किन राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तर भारत का अभियान किया था? तो उत्तर भारत में अभियान करने वाले जो राष्ट्रकूट शासक थे कुल 5 शासक थे। कुल 5 शासकों का नाम हमें मिलता है, जिसमें से आपका ध्रुव है, इंद्र तृतीय है, गोविंद तृतीय है। ठीक है, इनके अलावा जो है आपके अमोघ वर्ष हैं। इनके अलावा अमोघ वर्ष प्रथम और कृष्ण द्वितीय, इसके अलावा कृष्ण द्वितीय, ये 5 शासकों का जो है चर्चा मिलता है, जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे, जिन्होंने उत्तर भारत पे अपना अभियान किया था। और 5 गुर्जर प्रतिहार शासकों के भी नाम मिलते हैं। 5 गुर्जर प्रतिहारों के भी नाम मिलते हैं। बत्सराज का नाम मिलता है, बत्सराज का नाम मिलता है। नागभट्ट सेकंड का नाम मिलता है, नागभट्ट सेकंड का नाम मिलता है। मिहिर भोज का नाम मिलता है, मिहिर भोज का नाम मिलता है। महेंद्र पाल प्रथम का नाम मिलता है। महीपाल प्रथम का नाम मिलता है, महीपाल प्रथम का नाम मिलता है। इसी प्रकार से कुल 4 पाल शासकों के नाम भी मिलते हैं, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। 4 पाल शासकों के भी नाम मिलते हैं। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है ये सभी विकल्प डी। ठीक है, और इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, मगध के किस शासक को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है? तो मगध के शासक को उग्रसेन के रूप में जाना जाता है। आपका सही आंसर है महापद्मनंद। महापद्मनंद जो नंद वंश का संस्थापक था उसको उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। नंद वंश का सबसे महान शासक था। इसको एकराट के नाम से भी एकराट इसकी उपाधि थी। एकराट मतलब चारों दिशाओं का विजेता जो होता था उसको एकराट कहा जाता था। तो एक प्राचीन भारत का प्रथम एकसाट सम्राट कौन था? महापद्मनंद था। और महापद्मनंद इसको कमल के रूप में विस्तृत और संगठित सेना का
स्वामी होने के कारण इसको महापद्म कहा जाता था। उग्रसेन, उग्रसेन इसलिए कहा जाता, भयंकर और विशाल सेना का स्वामी था। भयंकर और विशाल सेना का स्वामी होने के कारण इसको उग्रसेन का, इसको सर्व छत्रांतक भी कहा जाता था। सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक मतलब समस्त क्षत्रियों का नाश करने वाला। अपरो परशुराम, अपरो ये सब परीक्षा में पूछे, अपरो परशुराम, अपरो परशुराम द्वितीय परशुराम के समान, तो एक राट कहा जाता था। कलि का अंश कहा जाता था, इसको कलि का अंश भी कहा जाता था, कलि का अंश। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और ये सभी प्रश्न गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में प्राचीन इतिहास के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा की। उनसे संबंधित जो और प्रश्न बन सकते थे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफी उपयोगी हो सकते थे, उस पर भी हमने आप सभी से चर्चा की। आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही साथ अपने सुझावों से भी चैनल को लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।